Okay, so we were discussing some questions from noun. ठीक है, noun से related कुछ questions हैं तो हम लोग कर रहे थे. Yes, error correction questions. That means not error correction, error finding question. That means you have to find out where the error lies. ठीक है, कौन से पार्ट में error है ये आपको बताना है. So let's see if you can solve it today also. And I'm again telling you these things are important. If you think that these things are not important, then उस थॉट को वहीं रहने दीजिए. ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी जब आप क्वेश्चंस बनाने लगेगा. टाइमिंग मैटर करता है. ठीक है, कितने टाइम में आप बना पा रहे हैं क्वेश्चन, कितना टाइम आपको लग रहा है उसका एरर फाइंड आउट करने में, कितना टाइम आपको लग रहा है सही आंसर फाइंड आउट करने में. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने लास्ट किया था. द वॉल ऑफ दिस magnificent building. क्वेश्चन नंबर 21 में अगेन आपको 4 पार्ट में यहाँ क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है. देयर आर 4 डिफरेंट ऑप्शंस दैट यू कैन चूज एंड देयरइन लाइज वन एरर पार्ट. यानी कि एक पार्ट ऐसा है, एक ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर एरर है, ग्रामेटिकल एरर प्रेजेंट है. सो यू हैव टू फाइंड आउट द पार्ट वेयर a grammatical error is present in this question. Wordsworth's poetry is categorized by his दिख नहीं रहा है लिख नहीं रहा है. मैम स्क्रीन फ्लैश हो रहा है मैम, फ्लैश की तरह चल रहा है. One let me share it again. अगर दोबारा वैसा कर रहा है तो फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा. Okay, it doesn't go like that, right? No. Okay, so it wasn't doing it in the last class, so I thought query भी नहीं होगा. Let's give it another try and see if it is flickering. अगेन सेम सिचुएशन. Okay, then we cannot do it like that. Okay, so give me 1 minute. I'll transfer this file. फाइल जो है हम बस ट्रांसफर करके आपको ग्रुप में शेयर करेंगे. So just give me 5 minutes. These are the questions that we were discussing. So अभी फ्लिकर नहीं हो रहा है. So let's start the question. Question number 21 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. Question number 21. Question number 21. Let me can just tell you. Wordsworth's poetry is characterized by his subtle description of the beauty and liveliness of nature. This is the sentence. इसमें 4 पोर्शन है जिसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि if there is any error. Again, I'm reminding you, ये क्वेश्चंस जो होते हैं इनमें जहाँ पर आपको सिर्फ एरर फाइंड आउट करना है. If you just read the sentence for at least 2 to 3 times, you will be able to find the incorrect portion. ठीक है. इस क्वेश्चन में find out if there is any error. And one more thing I'm reminding you, कुछ चीजें जो होती हैं रूल के हिसाब से बहुत सारी चीजें नहीं बोलनी चाहिए आपको किसी एक तरीके से. बट नॉर्मल कम्युनिकेशन जब आप करते हैं
मान लीजिए आप अगर कोई आर्टिकल भी आजकल पढ़ रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे एरर होते हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं, बट बिकॉज वी आर नॉट वेरी कॉशियस अबाउट दैट, ठीक है, हम उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उसी वजह से वो एरर जो है वो सबको ही गलत ही पड़ता है. ओके, आई हैव वन आंसर. एनीवन एल्स who would like to answer? Okay, I have one answer. Anyone else who would like to answer? Yes, Pratik also. You have answered. Nancy and Pratik have answered. Anyone else? Okay, यहाँ पर जो एरर है आपका इस क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे एरर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को करेक्ट मानते हैं, ठीक है. जैसे आई हैव टोल्ड यू देयर आर few nouns that are not regularly followed in our you can say day-to-day conversation. ठीक है, कुछ नाउन्स होते हैं जिन्हें हमें प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना होता, ठीक है, दे आर ऑलवेज रिटन इन सिंगुलर वर्जन, लेकिन फिर भी हम इन्हें प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं. दैट इज बिकॉज वी आर नॉट वेरी रूल वाइज, हम उतना ध्यान नहीं देते हैं इन चीजों पर, ठीक है. तो इफ यू गो विद द ऑप्शन नंबर बी, अगर आप एरर ले रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में, वर्ड poetry is characterized by his subtle description of the poetry and livelihood of nature. इसका मतलब यहाँ पर पोइट्री जब आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर ऑब्वियसली है बात है कि आर आना चाहिए, सबको पता है, ठीक है. लेकिन जो पोइट्रीज होता है, पोइट्रीज इज वन ऑफ द नाउन जिसका आपको प्लूरल वर्जन लिखना नहीं चाहिए, यानी कि पोइट्रीज लिखना ही नहीं चाहिए, पोइट्री ही लिखना चाहिए. Wordsworth's poetry is characterized by his subtle description. इसका मैं रूल अगर दिखाना चाहूँ आपको तो ऊपर में दिखाती हूँ ये रूल आपको. There are some nouns. Rule number 1 है, there are some nouns always take singular verb. Singular verb लेने का मतलब आप चाहे helping verb हो चाहे आपका main verb हो, वो आप उसका सिंगुलर ही लेंगे. सिंगुलर यानी कि आप जिस नाउन को बारे में बात कर रहे हैं वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा. उसको आप जैसे सीनरी हो गया तो सीनरीज नहीं कर सकते, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल ये सीनरी ही रहना चाहिए. इंफॉर्मेशन हो गया, सीनरी हो गया, एडवाइस हो गया, इन्हें आप प्लूरल फॉर्म नहीं करना चाहिए. देयर आर डिफरेंट रीजन फॉर दैट आल्सो, ठीक है. जैसे एडवाइस हो गया, एडवाइस का अगर हम एडवाइसेस करते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है. एडवाइस का मीनिंग अलग हो जाता है, एडवाइसेस का मीनिंग अलग हो जाता है. दिस वी विल लर्न इन रूल नंबर 6, वो भी मैं दिखा दूंगी आपको. तो कुछ जो चीजें होती हैं, और जैसे सीनरी हो गया या इंफॉर्मेशन हो गया, इनको पूरे करना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है जैसा हमें यूज करना है. इंफॉर्मेशन चाहे मैं एक इंफॉर्मेशन दूं चाहे मैं 10 इंफॉर्मेशन दूं, आप इंफॉर्मेशन ही बोलेंगे उसे. तो सिमिलर वे में यहाँ देखिए पोइट्री लिखा हुआ है, तो पोइट्री कैन नॉट बी चेंज इनटू प्लूरल वर्जन. तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में आपका वर्ड poetry is characterized by subtle description. So option number A will be the correct answer. और जो error यहाँ पर rectify करना है that is poetry, not is. ठीक है. Question number 22. अच्छा, before we move on to question number 22, मुझे rule number 6 भी बताने दीजिए. जैसा कि मैंने कहा, ये देखिए, एडवाइस अगर मैं एक सिंगुलर लूँ तो ये काउंसिल हो जाता है, ठीक है. काउंसिल यानी कि आप किसी को कुछ राय दे रहे हैं, ठीक है. एडवाइसेस जब मैं बोलती हूँ तो वो इंफॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि उसका मीनिंग बदल जाता है. दैट इज व्हाई इसको जब आप एडवाइस यानी कि आप किसी को कोई राय दे रहे हैं, कुछ हेल्प करने के लिए कुछ टिप्स दे रहे हैं,
तो उसके लिए आप एडवाइस ही यूज करेंगे, एडवाइसेस यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मीनिंग जो कन्वे करना चाह रहे हैं वो चेंज हो जाएगा। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। Yes, when you see his offspring, you can't believe that he is above 70. When you see his offspring, you can't believe that he is above 70. अच्छा, okay, I have one answer. Anyone else? Okay, I have three answers. Yes, Pratik and I believe Suresh. Yes, okay, I have two answers. One option जो चूज किया गया है, एक सेम के थ्रू उसने एरर रेक्टिफिकेशन भी बताया है, ठीक है। Yes, let's see if it is correct. When you see his offspring, you can't believe that he is above 70. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है जो आपके योर चिल्ड्रन, ठीक है, फॉर ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमंस के लिए वो चिल्ड्रन होता है, ठीक है। ऑफस्प्रिंग एक कॉमन नेम है या एक कॉमन यू कैन से अ वर्ड है दैट इज रिप्रेजेंटेड फॉर द चिल्ड्रन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। जैसे डॉग के चिल्ड्रन हो गए तो उन्हें चिल्ड्रन नहीं कहा जाता बिकॉज चिल्ड्रन इज स्पेसिफिकली रेफर टू द ऑफस्प्रिंग ऑफ ह्यूमन, ठीक है। तो इसीलिए ऑफस्प्रिंग कहा जाता है। ऑफस्प्रिंग मतलब जो आपके नेक्स्ट जनरेशन हो एक तरह से, ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग वन स्टूडेंट इज सेइंग कि ऑफस्प्रिंग नहीं होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, ठीक है। ऑफस्प्रिंग नहीं होगा, ऑफस्प्रिंग होगा। तो व्हाई इज इट दैट ऑफस्प्रिंग स्प्रिंग इज रॉन्ग? ऑफस्प्रिंग क्यों गलत है ये बता सकता है कोई? जैसे चाइल्ड और चिल्ड्रन होता है, ठीक है। तो अगर आप एक बच्चे के बारे में बोल रहे हैं तो आप चाइल्ड लिखते हैं, एक से ज्यादा बच्चों के बारे में लिखते हैं तो आप चिल्ड्रन लिखते हैं। ऑफस्प्रिंग और ऑफस्प्रिंग में क्या डिफरेंस है? मतलब ऑफस्प्रिंग क्यों नहीं लिख सकते? अगर एक ऑफस्प्रिंग है यानी कि कोई एक चाइल्ड है किसी का, ठीक है, कोई भी एनिमल है, ठीक है, कोई भी स्पीशीज है, उसका एक चाइल्ड है, ऑफस्प्रिंग हो सकता है कि एक से ज्यादा है, ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग क्यों नहीं हो सकता है? Okay, I'll tell you what is wrong with this if you're not answering. Okay, तो मैं आंसर कर देती हूँ क्योंकि most of the time, even in the last class also, Pratik and Mansi were the only students who were answering. अभी भी मुझे 2 से 3 ही आंसर आ रही हैं, rest of the students are just sitting idly. ठीक है, तो आइडल ना बैठिए, ठीक है, सीखने को मिल रहा है तो सीख लीजिए आगे। इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न। कुछ भी यहाँ फालतू नहीं पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरर है, व्हेन यू मतलब यहाँ पर जो सेंटेंस का मैसेज क्या भेजना चाह रहा है, जो स्पीकर है वो मैसेज ये भेजना चाह रहा है कि आपका जो एक पर्सन है, ठीक है, उसके जब आप चिल्ड्रन को देखेंगे या चाइल्ड को देखेंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो अबव 70 है, ठीक है, वो अबव 70 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ये क्या कहा जा रहा है कि जब आप उनके बच्चों को देखेंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो 70 है। तो यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू द मैसेज जो जाना चाहिए सेंटेंस, वो यहाँ पर होना चाहिए यू वोंट बिलीव, कांट नहीं, यू वोंट बिलीव। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बट यू वोंट बिलीव, ये वुड नॉट वाला जो आएगा, कैन नॉट नहीं आएगा, वुड नॉट आएगा, ठीक है। यू वुड नॉट बिलीव दैट ही इज अबव 70।
इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब ही यही है कि अभी तक उसने उसके ऑप्शन को नहीं देखा। जिस पर्सन को ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है उसने अभी तक उस पर्सन को ही जो है या हिज जो है जिसको सेंटेंस में रेफर किया जा रहा है उसके ऑप्शन को अभी तक नहीं देखा है। दैट मीन्स इट इज इन फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में हम विल, वुड, शाल, शुड यूज करते हैं। तो won't believe is the correct answer. Question number 23. When he returned from America, informed me that he had come here to do an urgent work. When he returned from America, informed me that he had come here to do an urgent work. मैम सी होगा इसका। सी होगा। ओके, सी में क्या एरर है बच्चे? हैड हमको लग रहा नहीं होगा, दैट ही केम हियर होगा। अच्छा, हैड नहीं होगा, केम हियर होगा। ठीक, ओके, विल मूव फॉरवर्ड विद दैट। ठीक है, और बच्चों को आंसर करने दीजिए तो स्टूडेंट्स और आंसर करना चाहते हैं। यस, आई हैव 3 आंसर्स। ठीक है, एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट टू दिस क्वेश्चन? ठीक है, पहली बात मैं ये बता दूं कि जब आपका इंटरजेक्शन यूज होते हैं, ठीक है, जब कॉमा यूज, राइट कंजंक्शन यूज होता है, एंड यूज होता है। ठीक है, जब आप एंड यूज करते हैं तब आप क्लॉज यूज करते हैं। ठीक है, क्लॉज यानी कि क्लॉज और फ्रेज में मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ डिफरेंस एंड देयर इज अ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी ये होता है कि क्लॉज और फ्रेज दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है जहाँ पर आधा या फिर कुछ पार्ट ऑफ मीनिंग रहता है सेंटेंस का, जिसे किसी सेंटेंस के साथ जोड़कर मीनिंग कंप्लीट किया जाता है। क्लॉज और फ्रेज में डिफरेंस ये रहता है कि क्लॉज में आपका सब्जेक्ट रहता है और फ्रेज में आपका सब्जेक्ट नहीं रहता है। तो जब आप एंड यूज करते हैं, जितने भी कंजंक्शन यहाँ से यूज करते हैं, तो बेसिकली होता क्या है कि आप क्लॉजेस जो है वो जोड़ रहे हैं। ठीक है, जब आप कोई भी कंजंक्शन यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर ज्वाइनिंग द क्लॉजेस फ्रॉम डिफरेंट पोर्शंस टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। एक पूरा सेंटेंस कंप्लीट जो एक मैसेज भेज सके, कंप्लीट मैसेज भेज सके, उसके लिए हम कंजंक्शन को यूज करके साथ में आके क्लॉजेस जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली में देयर शुड बी 2 एरर। ठीक है, ही इन्फॉर्म्ड मी भी होना चाहिए, दैट ही हैड केम होना चाहिए, या फिर ही केम हियर टू डू एन अर्जेंट वर्क। बोथ कैन बी मैम थोड़ा करेक्ट लाउड बोलिए ना, अकॉर्डिंग टू द। आवाज बहुत कम है। बच्चे मैं लाउड नहीं बोल सकती हूँ, देयर आर अदर टीचर्स टेकिंग क्लासेस है। ठीक है, उनके क्लासेस में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। मैं ओके मैम। जितना लाउड बोल सकती हूँ ना, ठीक है, मैं जितना लाउड बोल सकती हूँ मैं उतना बोल रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके पास साउंड का कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सा वॉल्यूम आप अपनी तरफ से बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब ही रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, यहाँ पर जो टेंस यूज हो रहा है, आपको क्योंकि पूरा सिचुएशन नहीं पता तो आप टेंस नहीं बता सकते कि कौन सा टेंस यहाँ पर पर्टिकुलरली यूज हो रहा है। ठीक है, तो या तो आपका ही हैड केम हियर होगा या फिर ही केम हियर। बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द टेंस जो भी वो यूज करना चाहे। ठीक है, लेकिन ही हैड कम हियर नहीं होगा। दैट इज द एरर, फर्स्ट एरर। अगर आप ही यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जो पोर्शन है ही इन्फॉर्म्ड मी, लेकिन अगर आप नहीं भी लगाते हैं ना तो भी इसका मीनिंग सिमिलर कन्वे करेगा। ठीक है, अगर आप ही इन्फॉर्म्ड मी नहीं लगा रहे हो वहां पर ही, तो भी आपको सिमिलर मीनिंग कन्वे करने वाला सेंटेंस मिलेगा। तो वहां पर जरूरी नहीं है, कभी कभार यू कैन omit दैट पोर्शन। ठीक है, आप क्लॉज में से वो पोर्शन हटाकर जब आप कंजंक्शन लगा रहे हो, कभी कभार आप सब्जेक्ट को या
प्रोनाउन को वहां से रिपीट करने से बचाने के लिए आप हटा देते हो, देन इट इज ऑल राइट। तो ही इन्फॉर्म्ड मी की जगह इन्फॉर्म्ड मी हो सकता है, वो चलेगा, ठीक है। उससे आपका ग्रामेटिकल एरर नहीं होगा सेंटेंस में। मीनिंग हो सकता है कि किसी को समझ ना आए, लेकिन यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर कहाँ है, दैट ही हैड कम हेयर, कम नहीं होगा, केम हेयर होगा, हैड केम होगा या फिर केम हेयर होगा, दोनों में से जो भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यहाँ पर सूटेबल टेंस लगेगा उस हिसाब से, ठीक है। तो ये एरर आपका सी पोर्शन में है, ठीक है। आई होप देयर इज नो डाउट, इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट रेज योर हैंड, ठीक है। Question number 24. The issues are very complex and the problem is that they are bound to be occurred by these hypocritical politicians. One. Okay. No error. Okay. Okay, I have to answer. ठीक है, दो स्टूडेंट आंसर कर चुके हैं। टेक योर टाइम, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको तुरंत एकदम आंसर करना है, जस्ट टेक योर टाइम एंड रीड द सेंटेंस 2-3 टाइम, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर एरर है। एक नहीं तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है, दैट इज ऑल राइट, ठीक है, गलती होने से कहीं डरिएगा मत, जस्ट रीड द सेंटेंस, मेक इट फ्लो आउट ऑफ योर माइंड, ठीक है। सबकॉन्शियसली समटाइम्स यू say the correct sentence while you're reading, तो ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट कि कहाँ पर, पहले तो एक बार अनकॉन्शियसली पढ़ो 2-3 बार, इसके बाद कॉन्शियसली एकदम एक एक वर्ड को देख कर जान बुझ के पढ़िए जैसे लिखा हुआ है, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ पर एरर है। अगर नहीं होगा तो अपने आप पता चल जाएगा। ये मेथड बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। एरर करेक्शन में आपका सब कॉन्शियस जानता है कि कहाँ गलती होगा, इवन इफ यू डोंट नो इंग्लिश, ठीक है। आपने इंग्लिश कि आपको एरर में कहाँ है, ठीक है। योर ग्रेजुएशन स्टूडेंट अभी 2-3 साल से पढ़ रहे हैं कॉलेज में, ठीक है। इतनी इंग्लिश आपको आती है अपने आप, आपके सबकॉन्शियस को आती है कि आप एरर करेक्शन यहाँ पर बता देंगे कि कहाँ क्या गलती है। जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं या जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए तो टीचर बता ही देता है, लेकिन आपका जो अपना नॉलेज है उसको यूटिलाइज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ पर एरर है। The issues are very complex and the problem is that they are bound to be occurred by these hypocritical politicians। मतलब मैं समझा दूं एक बार, अगर किसी को इश्यू प्रॉब्लम हो रही है इससे, यहाँ पर लिखा क्या गया है कि जो जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। अपकर्ड मतलब रोका जाना, ठीक है। अपकर्ड मतलब रोका जाना या फिर एक तरह से आप कहते हैं कि इग्नोर करना, ठीक है। हिपोक्रेटिकल पॉलिटिशियन, हिपोक्रेटिकल मतलब वो अपना जो भी प्रॉब्लम्स है वो बढ़ा चढ़ा के करेंगे और जो ये एक्चुअल इशू है उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देंगे, उसे हटा देंगे, उसे इग्नोर करेंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। either D or E. E होगा मेरे ख्याल से। D और E, yes, okay. I'm giving another 30 seconds. If anyone else who would like to support or answer, just like आप चैट में देख सकते हैं या अनम्यूट करके खुद को बोल दीजिए, ठीक यस है। मैम, ई होगा, ई होगा मैम, ई लग रहा है। Okay, so most of you are saying E options only. Yes, the correct answer is E, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आप जो एरर नहीं है वहां पर पहचान पा रहे हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि समटाइम्स देखिए ये क्वेश्चन जो भी आपके आते हैं ये सारे आपके कंप्यूटराइज क्वेश्चन होते हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि कंप्यूटर अपने आप टाइपिंग करते वक्त ना एरर करेक्ट कर देता है। तो इस केस में ना कभी कभी होता क्या है कि आपके जो भी क्वेश्चन पेपर रहेगा
उसमें एक या दो एरर की वजह से आपका ऑलरेडी सही सेंटेंस दिया जाएगा, या कभी कभी टीचर जानबूझ के दे देता है क्वेश्चन ऐसा जो सही सेंटेंस रहेगा आपका। ठीक है, तो एटलीस्ट आप ये डाउट ना रहे आपको कि सेंटेंस में एरर है या नहीं, क्योंकि 5 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन तो आपका रूल आउट हो ही जाता है जब कोई एरर फाइंड आउट कर लेते हैं आप। तो अगर कोई एरर नहीं है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है नो एरर के लिए। So that is very good that you can at least find out the no error sentences. ठीक है, question number 25. These type of books are certainly helpful to the student preparing for banking services examinations, banking service examinations. These type of books are certainly helpful to the students preparing for the banking service examination. सी। जैसे क्या एरर है इसकी सी में, वो भी लिख के बता दो चैट में या बोल के बता दो। सर्विसेज होगा। सर्विसेज होगा। अच्छा, okay, I already have 3 answers. Anyone else? Just take your time and read it carefully. ठीक है, बार बार थोड़ा 2-3 बार रीड करिए, you will get the answer. यहाँ पे एक रूल है जो अगेन आई एम टेलिंग यू कि these rules are not very carefully looked while conversation. नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में या कहीं कहीं आपने बुक में ये एरर देखा होगा कि ग्रामेटिकल एरर है, लेकिन ये एरर अकॉर्डिंग टू द रूल ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट व्हाइल टेलिंग द आंसर। यस मैम, सी होगा। सी होगा, ओके। सो आई हैव 4 आंसर। ठीक है, एनी अदर स्टूडेंट who would like to support or give any other answer, they can either say it by unmuting themselves or they can chat, give it in the chat box itself. Okay, so I will give you the answer here. ठीक है, क्योंकि most of the students जो आंसर कर सकते थे उन्होंने कर दिया आंसर। See, there is one rule, ठीक है, according to the noun rule, type of या kind of या sort of इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, इनके साथ जब भी कोई नाउन लगता है, ठीक है, या हमेशा या तो कॉमन नाउन ही लगेगा, पहली बात तो प्रॉपर नाउन कभी नहीं लगेगा, कोई और टाइप का नाउन कभी नहीं लगेगा। टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, ये सारे वर्ड्स के साथ हमेशा कॉमन नाउन लगता है, ये पहला चीज। दूसरा, वो कॉमन नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, जो बुक है यहाँ पर ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, बुक ही रहेगा। ठीक है, या पीपल है तो टाइप ऑफ पर्सन रहेगा, पीपल नहीं। ठीक है, पीपल आपका प्लूरल होता है, सिंगुलर आपका पर्सन होता है, तो पर्सन लगेगा। टाइप ऑफ टेबल चेयर जो भी आपका है, जो भी कॉमन नाउन आप यूज करना चाहते हैं यहाँ पर, उसका सिंगुलर वर्जन लगेगा। तीसरा, जब आपको एक से ज्यादा टाइप बताने हैं, एक से ज्यादा काइंड बताने हैं, एक से ज्यादा वे बताने हैं, एक से ज्यादा सॉर्ट बताने हैं, तो उसको टाइप्स ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ या सॉर्ट ऑफ या वेज ऑफ, इस तरह लिखते हैं। ठीक, यानी कि यहाँ पर एरर है, ये क्या एरर होना चाहिए? These types of book are certainly helpful आपका आवाज नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं आ रहा है।
अब आ रहा है मैम, मेरा आवाज भी? अब आ हाँ, रहा है। अरे ये 1 मिनट। हाँ, तो जो आपका सर्विसेज एग्जाम होता है, बैंकिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन जो होता है आपका, ठीक है, तो सर्विसेज में अगर एस नहीं लगे तो ये एक्चुअल में एक एग्जामिनेशन का नाम नहीं है, तो इसीलिए इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर रूल नहीं है कि एस लगाना है या एस नहीं लगाना, ठीक है। तो ये कोई पर्टिकुलर अगर नाम होता, ठीक है, अगर मान लीजिए कि IBPS का नाम फुल फॉर्म लिखा होता, तो वो जिस तरह लिखा जाता है वो उस तरह पर्टिकुलर उसी तरह लिखना चाहिए। SBI है तो SBI का फुल फॉर्म जिस तरह लिखना चाहिए उस तरह लिखना चाहिए होता है, उसमें रूल लागू होता है। बैंकिंग सर्विस एग्जामिनेशन का मतलब कि बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हैं, एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, तो आप सर्विसेज लिखो चाहे सर्विस लिखो, दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही सही है। हालांकि अगर आपको सर्विसेज लिखना है तो ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, आप सर्विसेज भी लिखो सर्विस भी लिखो। एरर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है, दैट इज दी टाइप्स ऑफ बुक होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, आई हैव नेवर सीन such a lovely spectacle in my life, said the passerby. I have never seen such a lovely spectacle in my life, said the passerby. पासर बाई मीन्स क्या होता है मैम? पासर बाय का मतलब होता है जो जैसे आसपास जाने वाले लोग, ठीक है। जैसे अगर कोई झगड़ा हो जाए रोड पर, ठीक है, तो पासर बाय जो लोग वहां से गुजर रहे हैं उन सभी को आप पासर बाय बोलेंगे, ठीक है। पासर बाय का मतलब जो टेम्पररी एक जगह पे रुके हुए हैं, परमानेंट नहीं, ठीक है, दे आर जस्ट पासिंग बाय, ठीक है। जैसे आप अगर मॉल घूमने जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप किसी मॉल में जाकर एकदम कोई सामान ले ही, ठीक है, तो यू आर पासर बाय इन दैट सेंस। आप सिर्फ जाते हैं, देखते हैं, फिर दूसरे दुकान में चले जाते हैं, तो इट इज फॉर विंडो शॉपिंग एंड यू आर पासर बाय और यू आर जस्ट विंडो शॉपिंग। इस टाइप का जो वर्ब होगा वो वहाँ पर होगा विंडो शॉपिंग, और आप वहाँ पे कहलाएंगे पासर बाय। मैम ऑप्शन ओके, बी आई होगा। हैव बी ऑप्शन, ओके। क्या एरर है बी ऑप्शन में? सच एज लवली नहीं होगा। अच्छा ठीक है, 50 लगी नहीं होगा, ठीक है। आई सी, तो देखते हैं और बच्चे क्या आंसर करते हैं। आई हैव 3 आंसर। मैम स्पेक्टेकल्स में मैम एस नहीं होगा। एस नहीं होगा, ओके। एनी अदर स्टूडेंट? जस्ट रीड द सेंटेंस, ठीक है, 2-3 बार रीड कर लो, यू विल नो व्हाट इज द एरर, ठीक है। एंड ऐसा नहीं कि बाकी स्टूडेंट बता दे रहे हैं आपका सेम आंसर है तो आप नहीं बताओगे, ऐसा कुछ भी नहीं। इफ यू हैव द सेम आंसर आप चैट बॉक्स में लिख दो कि यस मैम आई हैव द सेम आंसर ऑप्शन दिस, ठीक है। I'm just giving you 30 seconds to 40 seconds so that you can just read it and come up with an answer. If any other student who would like to answer. Okay, so this option में जैसे मैंने कहा कि रीड करने से ही बहुत सारे आंसर्स आपको मिल जाते हैं। I have never seen such as lovely spectacles in my life, said the passerby. ठीक है, तो यहाँ पर सच एज वाला जो आपका कंपैरिजन होता है, ठीक है, सच एज जो यूज होता है वो हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज होता है, और ये भी कंपैरिजन तो आप हो तभी जाता है कर सकते। सच अ लवली। 1 मिनट बच्चे, वही मैं बता रही हूँ, जस्ट लिसन व्हाट आई एम टेलिंग। सच एज जो फ्रेज होता है वो कंपैरिजन के लिए यूज होता है। कंपैरिजन यानी आप 2 यूनिट को, कोई भी 2 यूनिट हो सकता है, ठीक है, एक बच्चे को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, एक बच्चे को पूरे क्लास से कंपेयर कर रहे हैं, बस 2 यूनिट रहना चाहिए आपके पास कंपैरिजन के लिए। तो सच एज जो लिखा है यहाँ पर, तो सच एज के साथ यहाँ पर सिर्फ एक ही यूनिट लिखा हुआ है, यानी कि सच एज लवली स्पेक्टिकल इन माय लाइफ, यानी उसने पूरी लाइफ में ऐसा कहीं नहीं देखा।
तो ये कंपैरिजन जो है ये बहुत बड़ा कंपैरिजन है, 2 यूनिट में कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर सच एज यूज नहीं होगा। सच एज कहाँ यूज होता है उसका मैं एक एग्जाम्पल दे दूँ। सच एज आपका यूज होगा कि द टी आई ड्रैंक द टी एज सच एज इट वाज अ मेडिसिन। यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है दो चीज को, टी को कंपेयर किया जा रहा है मेडिसिन से, तो सच एज जो फ्रेज है आपका वो 2 यूनिट के कंपैरिजन के लिए यूज होगा। तो यहाँ पर सच एज नहीं आएगा, सच अ लवली स्पेक्टेकल होगा। ठीक है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर यूनिट मेंशन है जो वो सामने देख रहा है, उसी के बारे में कंपेयर कर रहा है उसे, या उसको सबसे अच्छा बताया जा रहा है। ठीक है, तो सच अ जो फ्रेज होता है उसका मतलब सच अ लवली स्पेक्टिकल का मतलब हुआ कि इससे अच्छा उसने कहीं भी नहीं देखा। तो इट इज यूज्ड फॉर द यू कैन से द सुपरलेटिव टाइप ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, सुपरलेटिव टाइप ऑफ कंपैरिजन जो आपका होता है उससे रिलेट किया जा रहा है, इस तरह का कंपैरिजन यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, स्पेक्टिकल्स, एक बच्चे ने बोला कि स्पेक्टिकल्स नहीं स्पेक्टिकल होना चाहिए, बच्चे स्पेक्टिकल्स जो होता है, ठीक है, स्पेक्टिकल्स आपका या तो नज़ारे को बोलते हैं या फिर आपके जो स्पेक्स होते हैं, जो चश्मा होता है उसे बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमेशा पैर में, जो चश्मा रहता है वो हमेशा पैर में एग्जिस्ट करता है, और जो नज़ारे रहते हैं वो एक नहीं रहते हैं, एक से हमेशा ज्यादा रहते हैं। तो इसीलिए स्पेक्टिकल्स जो वर्ड है वो हमेशा एस में ही रहेगा, वो एक सिंगल नहीं रहेगा। इट विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन दिस फॉर्मेट ओनली, spectacles ही रहेगा। Let me show you the rule where it is said. Rule number 5, 6, 5. Yes, यहाँ पर देखिए, नहीं, rule number, which rule? Yes, rule number 3. Some nouns are always used in plural form and always take plural verb. ठीक है, तो यहाँ पर trousers हो गया, scissors हो गया, spectacles दिख रहा है। तो ये सारी चीजें या तो पेयर में एग्जिस्ट करती हैं या फिर हमेशा नंबर ऑफ मतलब एक से ज्यादा नंबर में एग्जिस्ट करती हैं। तो इसीलिए इन चीजों को हमेशा एस में डिनोट किया जाता है। स्टॉकिंग का मतलब क्या हो गया? स्टॉकिंग बच्चे लंबे वाले सॉक्स, ठीक है, जो नी लेंथ में एकदम घुटने से ऊपर या घुटने तक पूरे आते हैं, उतने लंबे सॉक्स जो होते हैं उन्हें स्टॉकिंग्स कहा जाता है। ये सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको आप सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही लिखेंगे। तो स्पेक्टिकल्स जो वर्ड है वो हमेशा या तो पैर में रहता है, अगर आप चश्मा बोल रहे हैं तो वो पैर में रहेगा, और अगर आप नज़ारे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी एक से ज्यादा ही रहेंगे। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्शन हो जाएगा सच अ लवली स्पेक्टिकल। ठीक है, ओके, आई होप आई हैव क्लियर्ड आउट एवरीथिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. Okay, owing to his heavy engagement, he could not write even the two-thirds of the book which the publication was expected before January. Owing to his heavy engagement, he could not write even the two-thirds of the book which the publication was expected before January. Before we make a mistake, हैवी इंगेजमेंट का मतलब ये नहीं है, भारी नहीं है। यहाँ पर हैवी इंगेजमेंट का मतलब बहुत बड़ी पार्टी रखी जा रही है, बहुत सारे अरेंजमेंट करने हैं, इसीलिए यहाँ पर हैवी इंगेजमेंट बोला गया है। तो ये रूल आउट कर दीजिएगा इफ यू थिंक दैट दिस इज द एरर। रीड द सेंटेंस वेरी केयरफुली। ठीक है, थोड़ा अच्छे से 2-3 बार पढ़िए, यू विल फाइंड द एरर।
Okay, I have one error. Anyone else? Option B. Okay, B. What is the error in B? He could not की जगह he can't होगा. Can't होगा. Okay. ठीक है, I have two answers. Anyone else who would like to support? अगर आप support भी करना चाहते हैं similar answer को तो आप chat box में लिख के दे सकते हो. Chat box में इसलिए दे रही हूँ because same answer आप बार बार बोलेगे तो डिस्टर्बेंस टाइप का लगेगा सुनने में. तो आप chat box में भेज दीजिए कि मैम I am supporting the answer in the same option. Just try to read the sentence. Okay, every time just try to read the sentence. Every time you read it, you might find something new that you can find the error in. If you are not able to tell the meaning, मैं meaning समझा दूं कि meaning यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो person है, ठीक है, वो उसका engagement जो था वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा arrangement उसको करना था या बहुत बड़ी पार्टी रखी जा रही थी उसके engagement की वजह से. तो उस वजह से वो जो बुक थी, ठीक है, जो पब्लिकेशन में उसे जनवरी में चाहिए थी वो उसे 2/3 भी कंप्लीट नहीं कर पाया. दिस इज द मीनिंग दैट द राइटर वांट्स टू कन्वे. ओके, आई हैव अनदर आंसर. एनीवन एल्स? I am giving you 30 seconds or 40 seconds more so that you can मम्मी just रोल think नंबर on 11 it. कौन है? श्रेया आर्यन. 1 minute. Must be from the Western side. ओके, तो यहाँ पर जो है, ठीक है, मैम फिर आवाज नहीं आ रहा. हाँ, तो यहाँ पर मैंने पहले ही एक चीज बता दी है कि हैवी एंगेजमेंट जो है, हैवी एंगेजमेंट इज नॉट एन एरर. ठीक है, हैवी एंगेजमेंट का मतलब है कि बहुत बड़ी पार्टी रखी जा रही है, बहुत सारे अरेंजमेंट करने हैं, इसी वजह से वो बुक कंप्लीट नहीं कर पाया. तो इफ यू कैन, यस, तो आई एम गेटिंग नो मोर आंसर्स. मैं आपको आंसर बता दूं इसमें. यहाँ पर एरर जो है, एरर इज इन डी पार्ट. The publication was expected before January. ये जो पोर्शन है, the publication had expected before January होगा, ठीक है, यानी कि वो पब्लिकेशन जो है वो जनवरी तक बिफोर जनवरी मांग रही है, उससे एक्सपेक्ट कर रही है, या फिर was expecting before January. ठीक है, या तो इसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा या फिर परफेक्ट वाला फॉर्म लगेगा अकॉर्डिंग टू द नाउन. जो भी नाउन ये यूज करना चाह रहे हैं सेंटेंस में, अकॉर्डिंग टू दैट. डी ऑप्शन में जो डी पार्ट ऑफ सेंटेंस है, इसमें या तो हैड एक्सपेक्टेड होगा या फिर वाज एक्सपेक्टिंग बिफोर जनवरी. दिस इज द एरर. कुड नॉट इज द करेक्ट फॉर्मेट. ठीक है, कुड नॉट में कोई एरर नहीं है. कुड नॉट का मतलब वो नहीं कर पाया. ठीक है, कैनॉट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर सब कुछ पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, इसीलिए कैनॉट या कांट नहीं लगेगा. ये सब कुछ पूरा सेंटेंस आपका पास्ट में लिखा गया है. चलिए, तो दिस पोर्शन इज क्लियर. अगर नहीं क्लियर हुआ है तो पूछ ले, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 28 it is on your screen. The brethren this locality are always at of this locality are always at daggers drawn without any apparent reason.
ब्रेथेंस में कोई गलती नहीं है, इट इज एन ओल्ड वर्ड दैट वाज यूज्ड फॉर ब्रदर्स, ठीक है, वेदर फ्रॉम बाय ब्लड, ठीक है, या तो बाय ब्लड ब्रदर्स हैं या फिर जैसे अगर बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है तो हम भाई जैसा मानने लगते हैं, तो उन्हें भी ब्रेथेंस बोला जाता है. Like you can say some people who are very close, who have been living for together for a long period of time, एक ही सोसाइटी में वो, एक ही लोकेलिटी में वो रह रहे हैं. So breathance is a very old word, it is not wrong. The breathance of this locality are always at daggers dawn without any apparent reason. Daggers down means, ma'am? Daggers dawn, okay, daggers का मतलब होता है जो खंजर जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है. डॉन यहाँ पर डॉन का एक्चुअल जो लिटरल मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग होता है डॉन का जब सूरज उगता है, ठीक है, तो उसे डॉन कहते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर डैगर्स डॉन का मीनिंग ये हुआ कि वो जो खंजर है वो हमेशा उनका ऊपर एक दूसरे के ऊपर लगाते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर दिखाते रहते हैं. मतलब कहने का मतलब डैगर्स डॉन का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं हमेशा, ठीक है. लिटरल मीनिंग ये हुआ कि वो डैगर्स एक दूसरे के गर्दन पर रखते हैं, ठीक है. और एक्चुअल मीनिंग जो यहाँ पर स्पीकर कन्वे करना चाह रहा है दैट इज कि वो एक दूसरे को हमेशा झगड़ा करने लगते हैं एक दूसरे के साथ. Just read the sentence very carefully. You might find the error, and if you don't, then obviously your answer is E. Okay. I have one answer. Anyone else who would like to answer? Option E. Option E. Okay. Anyone else? Okay. So these क्वेश्चन इस टाइप में के जो सेंटेंसेस रहते हैं, ठीक है, दे आर बेसिकली डिपेंडेबल ऑन द स्पीकर्स इमोशंस, ठीक है. जब जो इमोशंस वो कन्वे करना चाहता है उस पे ज्यादा डिपेंडेबल रहते हैं ये जो भी जितने भी आपके सेंटेंसेस इस तरह के रहते हैं, ठीक है. बिकॉज बाय द वर्डिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट यू कैन सी दैट दे आर बेसिकली कन्वेइंग द मीनिंग कि जो लोकेलिटी में जितने भी लोग रह रहे हैं वो लोग आपस में हमेशा झगड़ा करते रहते हैं विदाउट अपेरेंट रीजन. मतलब अपेरेंट मतलब कि कोई भी ऐसा रीजन लॉजिकल नहीं है, रीजनेबल नहीं है, ठीक है. So basically, yes, there is no error. Option E is correct. No error. ठीक है. Question number 29. The sceneries of Kashmir is more beautiful than that of Darjeeling. Yes, very good. Yes, ये चीज मैंने आपको पहले बताई हुई है कि what is the error rule भी समझाया हुआ है. So it is very good that some of the students are catching up very fastly to that. The sceneries of Kashmir is more beautiful than that of Darjeeling.
Option E. E. Okay. So you don't think there is a naming error. Okay. Anyone else who would like to answer? I'm telling you, even if your answer is same और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या आंसर करें, तो एटलीस्ट आप 2-3 बार क्वेश्चन को रीड करिए. आपके पास ऑप्शन ई का तो ऑप्शन है ही. ठीक है. अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या एरर है, तो आप ऑप्शन ई चूज कर सकते हैं. बिल्कुल. मैम सीनरीज वर्ड सही है ना? बच्चे आप सब कुछ थोड़ी बता दूंगी. लेट्स सी इफ करेक्ट और नॉट. ठीक है. जो भी मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो आई कैन एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन. ठीक है. उससे ज्यादा फिर ऑप्शन मैं ए और बताऊंगी ऑप्शन ई, आइदर ए और ओके. ई. यू आर कंफ्यूज बिटवीन टू दिस. ठीक है. लेट्स सी what others say. Any other student who would like to contribute? ठीक है. Even I'm telling you now, even if you are confused or even if you have don't know answers for the error, whatever error is there, आप अगर नहीं पहचान पा रहे हो, still you have the option E. ठीक है. वो ऑप्शन ई आपके पास हमेशा है. You can just write. ठीक है. The scenery of Kashmir is more beautiful than that of Darjeeling. ठीक है. Sceneries मैंने आपको बताया था. There is an error in that question only. Sceneries उन वर्ड में से है जिनको आप यूज नहीं कर सकते. Scenery information. There was an example given in the rule number 1. ठीक है. तो यहाँ पर एरर है ऑप्शन नंबर ए में. दैट इज सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा. ठीक है. द सीनरी ऑफ कश्मीर is more beautiful than that of Darjeeling. Question number 13. He has ordered bricks for the proposed hotel and bar. He has ordered bricks for the proposed hotel and bar. Okay, that's one answer. Okay, 2 students have answered. Two different answers. Okay, he has ordered bricks for the proposed hotel and bar. अगर मीनिंग नहीं समझ में आ रहा तो सेंटेंस का मीनिंग समझा दूं कि यहाँ पर स्पीकर जो है वो क्या कहना चाह रहा है. स्पीकर कहना चाह रहा है कि जो पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है शायद कंस्ट्रक्शन के लिए, उसने जो होटल और बार का प्रपोजल उसे मिला है बनाने के लिए, उसके लिए उसने ब्रिक्स ऑर्डर कर दिए हैं. दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. जो मैसेज आपको राइटर या स्पीकर भेजना चाह रहा है इस सेंटेंस के थ्रू. Yes, please mention the part that is incorrect also. ठीक है. आप अगर ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो क्या इनकरेक्ट है उसमें वो भी चूज करके बताइए.
Okay, I'm giving you another 30 seconds and we can move on to the answer. Okay, so basically हम लोगों को आंसर करना पड़ेगा कर चुके हैं. So the correct option here will be he had ordered bricks for the proposed hotel and bar. ये हम तभी अज्यूम कर रहे हैं कि इसने ये काम बहुत पहले कर चुका है, पास्ट में ऑलरेडी कर चुका है, इसीलिए. ठीक है, क्योंकि हैव जो है वो पास्ट के लिए यूज नहीं होता है. ठीक है, और होता भी है तो सिंपल पास्ट के लिए होता है. बट यहाँ पर जैसा कि हम सीन देख रहे हैं, जो मीनिंग कन्वे करना चाहता है राइटर, वो मीनिंग क्या कन्वे हो रहा है कि जो प्रपोज होटल है, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है होटल और बार बनाने का, उसके लिए उसने ब्रिक्स ऑर्डर कर दिए हैं, यानी कि दिस वन शुड बी इन परफेक्ट पास्ट टेंस. ठीक है, परफेक्ट पास्ट टेंस. ही हैड ऑर्डर्ड bricks for the proposed hotel and bar. Okay, so let's wind up from here. ठीक है, let's wind up from here. यहाँ पर जितने हमने क्वेश्चन किए, आई होप देयर इज नो वन हियर जिसको कोई डाउट हो. ठीक है, आई होप जिसको कोई डाउट हो रिगार्डिंग एनी रूल. ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ रूल दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, बट जितने रूल मैंने बताए हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करिए. ठीक है, इफ यू वांट द पीडीएफ आई विल सेंड द पीडीएफ वंस वी फिनिश अप ऑल द क्वेश्चन. जितने क्वेश्चन है नाउन में वो कंप्लीट अगर हो जाए इस पोर्शन में. ठीक है, आई थिंक वी हैव एटलीस्ट 10 to 12 मोर क्वेश्चन इन दैट. तो उतने क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद मैं ये पूरा पीडीएफ आपको भेज दूंगी, क्योंकि आप लोग जो हैं, आप लोग जूनियर स्टूडेंट्स नहीं हैं. ठीक है, आपके पास यूनिवर्सिटी पेपर्स हैं पढ़ने के लिए. आई एम जस्ट गिविंग यू वर्ड फाइल, एक फाइल मैं दूंगी जो आपके पास रहेगा, ताकि आप बाद में फ्यूचर के लिए कभी भी पढ़ सकें. ठीक है, अभी नहीं, अगर पढ़ने का टाइम मिल रहा है तो बाद में कभी भी आपका अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का मन है या फिर किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आपको पढ़ना है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगा एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू इट फॉर बिफोर 2 to 3 days, और एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ तो याद रहेगा. तो बेसिकली आप थोड़ा बहुत सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन. ओके, सो लेट मी टेक द अटेंडेंस नाउ. सब्जेक्ट जो है वो आपका चेंज हो चुका है. पहले आपका सब्जेक्ट जो था वो रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट प्रोग्राम एजुकेशन था. ठीक है, इंग्लिश का जो पोर्शन आपके रिक्रूटमेंट प्रोग्राम में आता है वही सारा चीज मुझे पढ़ने के लिए बोला जाता है. बट नाउ ये टॉपिक इज कम्युनिकेटिव इंग्लिश. तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश में बहुत सारा एडिशनल चीज आ जाता है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी है, even for the recruitment program as well as when you became an employee. जब आप एक एम्प्लॉय बन जाएंगे उस टाइम के लिए भी बहुत सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल होगी. ठीक है, तो कम्युनिकेशन का जितना पोर्शन है, जो इंग्लिश का जितना पोर्शन है, लैंग्वेज का जितना पोर्शन है, वो तो हम कवर अप कर ही रहे हैं. कम्युनिकेशन के प्रोसेस के लिए भी हम लोग एक कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करेंगे. तो नेक्स्ट क्लास के लिए मैं पहले ही वार्न कर दे रही हूँ आपको, ताकि इफ यू डोंट वांट टू अटेंड द क्लास और इफ यू डोंट वांट टू पार्टिसिपेट, आप नहीं आए तो बेटर. अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा. इट विल बी अ वेरी फन एक्टिविटी टू डू इन द क्लास. इवन इफ वी आर डूइंग इन ऑनलाइन मोड, स्टिल इट विल बी अ वेरी गुड एक्टिविटी टू डू. ठीक है, तो आपको एक्टिविटी एंजॉय करेंगे, तो बी मोर पार्टिसिपेटेड, बी मोर रिस्पॉन्सिव. नेक्स्ट क्लास की एक्टिविटी ये रहेगी कि मैं आपको एक एक्चुअली चूज योर ओन टॉपिक. ठीक है, कोई भी एक टॉपिक चूज करिए, उस पे एक पैराग्राफ लिख के आपको बोलना है. बट वो पैराग्राफ या वो टॉपिक इंफॉर्मेटिव नहीं होना चाहिए. इंफॉर्मेटिव वो टॉपिक होता है जहाँ पर आप
डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कंक्लूजन, इस टाइप का इंफॉर्मेशन देते हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल कोविड-19, ठीक है, तो कोविड-19 का आप डेफिनेशन दे सकते हैं, वायरस का डेफिनेशन दे सकते हैं, एडवांटेज तो नहीं ऑब्वियसली, पर डिसएडवांटेज दे सकते हैं, जो बिजनेस को लॉस हुआ है वो सारा इंफॉर्मेशन, मतलब बेसिकली आप बहुत सारा डाटा कलेक्ट करके उसके बारे में बोल सकते हैं। बट जो टॉपिक आपको यूज करना है, वो टॉपिक आपको उस टॉपिक में, ठीक है, उस टॉपिक में आपका जो डाटा रहेगा वो इंफॉर्मेटिव नहीं होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेटिव हो सकता है। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि आप कोई चीज किस तरह की जाती है उसको इलिस्ट्रेट करके बता सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर कोई ऐप है, ठीक है, उसको किस तरह यूज किया जाता है और उसको किस तरह यूटिलाइज किया जा सकता है इन एवरीडे लाइफ, आप बता सकते हैं। या फिर कोई एक नॉर्मल टॉपिक हो गया, जैसे द हैप्पीएस्ट मोमेंट इन माय लाइफ, द मोमेंट दैट आई वाज वेरी स्केयर्ड in my life, ठीक है, the moment when I found out that I was an adult and take more decision and take the best decision for my career and my life, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एज एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। या फिर कुछ ऐसे टॉपिक जैसे फैमिली, ठीक है, कुछ भी रिलेटेड, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये क्लासरूम है, तो क्लासरूम का डेकोरम बना के रखना है, कुछ भी इनअप्रोप्रिएट नहीं बोलना, ठीक है। ये एक्टिविटी जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपका सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है कम्युनिकेशन में, सबसे मेजर प्रॉब्लम आपका यही है कि यू आर नॉट स्पीकिंग द लैंग्वेज। आप इंग्लिश बोलते नहीं हैं, इसीलिए आपको लगता है कि बोल सकते नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग। एक दिन में नहीं होगा, एक हफ्ते में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, बट एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स में, 2 to 3 मंथ में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस अपने आप में दिखेगा। तो आई एम गिविंग यू द टॉपिक, एग्जाम्पल दे दिए हैं मैंने टॉपिक से। अगर आप इंफॉर्मेटिव भी ले रहे हैं दैट इज ऑल राइट, अगर आप इंफॉर्मेटिव टॉपिक भी ले रहे हैं वो भी सही है, लेकिन उसके साथ थोड़े एग्जाम्पल्स दीजिएगा ज्यादा, ठीक है। सिर्फ डेफिनेशन, सिर्फ एडवांटेज, डिसएडवांटेज ये सब सुन के सब बोर हो जाए, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग रखना है, लेकिन इनअप्रोप्रिएट कुछ भी नहीं बोलना, जो सही नहीं है, जो गलत है क्लास में बोलने के लिए, वो नहीं बोलना चाहिए आपको, ठीक है। आप थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं, आपको ये सब चीज समझाने की सारी जरूरत नहीं है, ठीक है। यू विल बी इन फाइनल सेमेस्टर नेक्स्ट टू दिस, ठीक है। तो आपको ये चीज समझाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि फिर बाद में मत बोलना कि मैम ने बोला नहीं था, कुछ भी बोलने के लिए बोला था मैम ने। जस्ट चूज अ टॉपिक और उसके ऊपर एक पैराग्राफ से 2 पैराग्राफ आप एटलीस्ट बोलेंगे, ठीक है। टॉपिक में आपको इसलिए अपनी तरफ से नहीं देंगे क्योंकि उससे क्या होगा कि रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे कुछ बच्चे, ठीक है। उनको हो सकता है कि वो किसी और टॉपिक में कंफर्टेबल हो सकता है कि कोई और बच्चे किसी टॉपिक में अनकंफर्टेबल हो, नहीं बोल पाए, नहीं अच्छे से डाटा कलेक्ट कर पाए। इसीलिए मैं पहली बार अभी के लिए, सिर्फ इस बार के लिए मैं आपको अपने से टॉपिक चूज करने बोल रही हूँ। खुद से टॉपिक चूज करिए और अपने से आप एटलीस्ट 1 मिनट, ठीक है, मतलब 1 मिनट तक कम से कम बोलने का ट्राई करिएगा, ठीक है। 30-40 सेकेंड में खत्म कर दे रहे हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट 1 मिनट का ट्राई करिएगा कि आप किसी भी टॉपिक पे बोल पाए। अंडरस्टूड? होमवर्क समझ में आ गया सबको? आई होप देयर इज नो डाउट। ओके, सिंस देयर इज नो डाउट सो आई हैव टेकन द अटेंडेंस, इसके लिए कोई इशू नहीं है, तो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।